दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तुमने देख पा रहे हैं, आज आप सभी के बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके बीच में देने के लिए चल रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आपके बीच में अति लघुत्तरीय प्रश्नों का एक बेहतरीन संग्रह जा रहा है और मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप सभी अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मिलेगा और मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, यहाँ से दी जाने वाली हर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तब तो जाके मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। चलिए, यहाँ देखिए कहा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबसे बड़ी चीज़ यह है इस वीडियो की कि इस वीडियो में जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है, ये पिछले कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देख पाएंगे और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके तौर तरीके से भी आप रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो है ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला से रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आपके बीच में पहला पार्ट लगा हुआ है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है गेट्स के अनुसार सीखना क्या है। यानी कहा जाए, हमने आपके बीच में लर्निंग को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया है। ठीक है, तो यही गेट्स के अनुसार सीखने की क्या कुछ परिभाषाएं हो सकती हैं। देखिए, कहा जा रहा है गेट्स ने जो है इनकी एक पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, ये बिल्कुल आपका जो मामला है ये बिल्कुल ट्रेंड कर सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा, एक कहीं अलग से किसी कॉर्नर पर आप लिख लीजिएगा भैया। ठीक है, जैसे यहाँ जैसे यहाँ आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जो मैंने बता रहा हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किसकी पुस्तक होती है, तो यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे। गेट्स व अन्य एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो गेट्स की परिभाषा है, गेट्स की ये बुक है। ठीक है, कहा जा रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। जैसे आपसे अगर एक शब्द में डायरेक्टली कहा जाए कि सीखना क्या होता है, तो भाई जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को सीख करके, ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं उसे सीख करके आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, है ना। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? विद्यालय आप इसीलिए जाते हैं कि हम अच्छे चीज़ों को सीखेंगे और उस चीज़ को सीखने के बाद हम अपने व्यवहार में क्या करेंगे कि परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सीखने की जो प्रक्रिया है या सीखने की जागृत इच्छा है वो भी आई। ठीक है, तो बाकी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, है ना। देखिए, यहाँ जो प्रश्न है कहा जा रहा अधिगम कहते, ये परिभाषा किसकी है? अभी आपसे एक अधिगम की परिभाषा पूछी जा रही थी गेट्स के अनुसार, लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में पूरी परिभाषा ही दे दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो समझिएगा। देखिए, फिर से इसे हम रिपीट करेंगे और कहेंगे कि अभ्यास तथा जो है प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। ये जो आपकी परिभाषा भैया, ये एच.एल. किक्सले की है। ठीक है, किक्सले की है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है एच.एल. किक्सले की है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, जैसे ये थोड़ा सा टफेस्ट नाम है, आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, है ना। इस परिभाषा को आप याद कर लीजिए। ये कोई मानी बात नहीं कि आपको गेट्स की परिभाषा पूछी गई है तो आप गेट्स की ही परिभाषा लिखिए, आप किसी की भी परिभाषा लिख दीजिए। ठीक है, जैसे खुदा न खास्ता एग्जाम में होता क्या है कि आपको परिभाषाएं याद नहीं आती, जैसे पूछ लिया जाता है कि अधिगम की एक परिभाषा लिखिए या सीखना क्या है इसकी एक परिभाषा लिखिए। ठीक है,
तो आप अपने अनुसार भी परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। किसी एक साइंटिस्ट का नाम लिख दीजिए, जैसे छर्रे हो गए, पियाली हो गए। ये देखिए कोई अलग से स्पेशली नाम नहीं है, ठीक है। ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनके बड़े टफ नाम हैं, ठीक है। आप कितने का नाम याद करेंगे, ये ये मेरे समझ से परे है, ठीक है। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। परिभाषा को समझ लीजिए, बाकी आप परिभाषा खुद बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट याद है या परिभाषा आपको याद है जिस साइंटिस्ट के अनुसार पूछी जा रही है, तो आप उन्हीं के अनुसार ही लिखिएगा, ठीक है। मेरे कहने के अनुसार मेरा कहना उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। परीक्षा में कभी कभार नहीं याद आता है तो ये विधि अपनाई जाती है कि चलिए परिभाषा किसी और की है, नाम किसी और का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 नंबर का है तो 1 नंबर एग्जामिनर दे ही देता है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दक्षता आधारित विधि की सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित विधि के जो सोपान है यहाँ देखिएगा, दक्षता आधारित जो है शिक्षण विधि के निम्न सोपान है। पूर्व तैयारी, जिसमें उद्देश्य निर्धारण होता है, सहायक सामग्री की व्यवस्था इसमें होती है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, जो है नियम निर्णय का समन्वयकरण और सूचीकरण होता है, अभ्यास होता है, और अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण होता है, और लास्ट में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें कंटेक्स्ट याद कर लीजिए, क्योंकि अगर सिलेबस में है तो पूछा भी जा सकता है ना। हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं भले ही कह दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन आप उसे मिस ना करिएगा, ठीक है। आपके परीक्षा के लिए हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला कहा जा रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है। उपचारात्मक, आप इसके शब्द से ही परिचित हो गए होंगे कि हम किसी चीज़ का उपचार कर दें, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मामला फंसा हुआ है, अगर उस क्वेश्चन को हम बता दिए तो जाहिर सी बात है हमने आपका उपचार कर दिया, है ना। चलिए यहाँ कहा जा रहा है, इसके अर्थ को समझेंगे। कहा जा रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी जो है व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है, ठीक है, और छात्रों की दुर्बलताओं को जानकर, ठीक है, शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उनकी कठिनाई, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। ये आपके उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। आपका अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो जो खेल पर आधारित हैं, हमने कई शिक्षण प्रविधियाँ ली हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। उत्तर में अगर दिखाएं, देखिए यहाँ कहा जा रहा है खेल विधि हो गया, जिससे हम प्ले वे मेथड कहते हैं। किंडरगार्टन पद्धति या विधि हो गई, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई, और डाल्टन विधि हो गई, ठीक है। ये आपके खेल विधि पर आधारित 2 जो है प्रविधियों के नाम हैं। हमने ढेर सारे प्रविधियों को दे दिया, आप किसी को भी याद कर लीजिए, है ना। ये खेल विधि की ही प्रविधियाँ मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करिए, ठीक है। उल्लेख करने का मतलब 1 नंबर में आपको सिर्फ उनका नाम लिखना है ना। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये पहला है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आप इनका विस्तार नहीं कर सकते हैं। मिलेगा तो आपको 1 नंबर, भले ही आप इनका विस्तार 5 पन्ने में कर डालिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा, समय की नाजायज़ बर्बादी होगी, है ना। तो आप उतना ही चीज़ लिखिए जितना आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। यही चीज़ अगर 2 नंबर में पूछता, उल्लेख करिए, तो आप 2 पेज में कम से कम लिखते हैं, 1.5 पेज में, है ना। जैसे भाई 2 पेज अगर नहीं लिखते तो 1.5 पेज में हर हाल में आपको लिखना ही होता कि विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या है, ठीक है। नहीं लिखते तो 1 नंबर दे के एग्जामिनर चला जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, समझिएगा कि शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशय है। आखिरकार आपके शिक्षण में रुचि से क्या तात्पर्य है। कहा जा रहा है, शिक्षण के स्पष्ट सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए
पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न किए जाते हैं। रुचि मतलब होता क्या है, जैसे हम आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों को छोड़िए आप, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं और खुदा न खास्ता आप उसमें रुचि नहीं ले रहे। रुचि क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर हम पढ़ाएं आपको समझ में ना आए तो आप हिला हवाली करते हैं, क्लास में गाली गलौज होती है, लोग इधर उधर करते हैं, ठीक है। अगर हम आपको पढ़ाएं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तब तो आप रुचि ले रहे हैं, और रुचि लेकर पढ़ेंगे तो भैया सब कुछ समझ में आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ मैंने कहा आपसे रुचि क्या होती है। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और पढ़ने में पता, जैसे होता नहीं था पहले के समय में कि लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती गुरुकुल में यह नहीं होता था कि लोग भले ही ना पढ़े लेकिन उन्हें डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया जाता था। लेकिन आज वो सिस्टम हट गई है। पहले की शिक्षा जो थी, हालांकि हम दूसरे वे में जा रहे हैं, लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा सुनेंगे। जो पहले की शिक्षा थी, ठीक है, वो अगर देखा जाए तो गुरु पर आधारित होती थी। गुरु जैसे चाहता था, ठीक है, उसी तरह से अनुशासन कायम करता था, ठीक है, यानी डंडे के बल पर अनुशासन कायम हो जाता था। लेकिन आज के समय में जो हमारी शिक्षा है उसका एक परम उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक का सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, बालक के हर पक्ष का विकास हो। हालांकि हम दूसरे चीज़ों में चले गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ रुचिपूर्ण शिक्षण सिद्धांत उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कोई भी पाठ आप पढ़ रहे हैं, अगर वह पाठ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, भले ही हम आपको 10 डंडा मारकर ज़बरदस्ती बैठाए रहें। ये अलग का मामला, ज़बरदस्ती कभी बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता है ना। अगर ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर हीन भावना आएगी, और अगर हीन भावना आ गई तो कभी आप उस बच्चे को टीचिंग कार्य नहीं करा सकते, ठीक है, पढ़ा नहीं सकते हैं, आपसे डर जाएगा। और अगर बच्चा आपसे डर गया, आप एक टीचर हैं, तो बच्चा कभी अपनी समस्या को लेकर आपके सामने नहीं आएगा, कहेगा कि भैया आप बचाएंगे तो अब 4 डंडा हमको देंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप बाल केंद्रित शिक्षा का पालन करें, बालक के मनोभावनाओं को देखते हुए, ठीक है, उसकी जो भी शिक्षण सामग्री है, जो भी आप पढ़ाएं वो चीज़ें बेहतर समझ में आए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, जॉन गई के अनुसार श्रव्य दृश्य उपकरण क्या है। भाई देखिए, श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियाँ या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण एवं स्वयं साध्य नहीं है, वरन सिखाने के साधन है, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया श्रव्य दृश्य उपकरण क्या होते हैं, ठीक है। अगर श्रव्य दृश्य जिसमें सुना जाए और देखा जाए, ठीक है, ये आपके श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो श्रव्य दृश्य क्या होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, इसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। बाकी आपका जो है रेडियो अगर कहा जाए तो रेडियो सिर्फ जो है श्रव्य साधन है, इसमें आप सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। टीवी आपका है, ठीक है, टीवी में आप देख भी सकते हैं, आवाज़ को सुन भी सकते हैं, ये आपका श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ गया। हमने आपको इतनी चीज़ें उदाहरण आपको बता दिया, ये पुथन्ना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन फिर भी आपकी समझदारी के लिए मैंने आपको ये चीज़ें दे रखा है ना। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया आप सफल बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र और मात्र 220 रुपये का शुल्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तक आपने बहुत सारे रुपए पैसों को इधर उधर किया होगा, लेकिन एक बार आप बेहतरीन कामों के लिए लगाइए। ज़्यादा नहीं, 220 रुपये का शुल्क है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन थे। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता थे वो एलन थे, ठीक है। कौन था? एलन थे। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का है। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें शिक्षण कार्य जो है प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। शिक्षण कौशल स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर पढ़ाने की क्षमता है ही नहीं, ठीक है, वो स्किल मेरे पास है ही नहीं पढ़ाने के लिए। जैसे आज के समय में देखा होगा आपने कि लोगों का ज्ञान तो बहुत होता है, ठीक है, लेकिन वो आपको समझा नहीं पाते। कभी कभी ये भी आपने देखा होगा कि लोगों को अल्प ज्ञान होता है, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर समझाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आएगा, कौशल या शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आएगा। कहा जा रहा है शिक्षण कौशल वह आधार है
जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है ना। अगला क्वेश्चन है प्रश्न कौशल के अंतर्गत जो है प्रश्न कौन कौन से आते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न कौशल के अंतर्गत आपके कौन कौन से प्रश्न आएंगे। पहला है, यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हों, ठीक है। प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे प्रश्न कौशल आप जब पढ़ रहे हैं, कौशल स्किल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। कहा जा रहा है प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हों, प्रश्न प्रासंगिक हों, प्रश्न स्तरानुकूल हों। ऐसा नहीं कि आप कक्षा 5 पढ़ने वाले हैं और हम आपको BSc का जो है प्रश्न दे दें, पूरा उड़ जाएगा, है ना। चलिए आगे कहा जा रहा है प्रश्नों में विविधता एवं बोधगम्य हो। प्रश्न पाठ के अनुसार जो है क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी फाइनल हो ही गई होंगी। अब इतना तेज़ इतना धीमे लेके चल रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि आप 1.5 पर कर देखा करिए, थोड़ा सा स्पीड रहेगा और समय भी कम लगेगा। हालांकि हमारे जो समझाने के तौर तरीके हैं बाबू, हम धीरे धीरे चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अरे हम पढ़ाएं आपको समझ में ना आए तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। और फटाफट चैप्टर फिनिश करने से ही कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। चलिए अगला कहा जा रहा है कोल्विन ने जो है प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है। कोल्विन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रश्नकरण के विषय में लिखा है कि प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, ठीक है। जैसे आपको कोई प्रश्न पूछा गया और आपको आ रहा है तो आपको लगेगा कि यार अगर सर जी हमको खड़ा कर देते तो बड़ा मज़ा आ जाता। आपको उत्तेजना हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्र को ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता तथा जो है शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है ना। तो ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी कहानी की जो है सफलता उसके भली भांति प्रश्न पूछने की क्षमता पर या योग्यता पर निर्भर करते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन आपका रायबर्न का है ना। तो रायबर्न महोदय के अनुसार ये रायबर्न का कथन जो लास्ट में आपके बीच में दिया जा रहा है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रखता है। लास्ट में क्या ये वाला कथन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखता है, इसे आप याद करिएगा, ठीक है। रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन है? ठीक है, रेमंड एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब इनके अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है? तो आप इसके उत्तर को देखेंगे। कहा जा रहा है जो है उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना एक नए शिक्षक एवं शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक ही होता है। भाई देखिए, अच्छा प्रश्न कौन कर सकता है? जैसे हम कहें आपसे कि आप एक अच्छे प्रश्न को करें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो जब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तभी आप एक अच्छा प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। या सब्जेक्ट की ही बात छोड़ दीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर कहा जाए तो आप एक अच्छे प्रश्न को करें तो अगर आपको प्रश्न याद नहीं रहेगा, ठीक है, या आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए और कहा जाए आप उस टॉपिक से प्रश्न करें, भैया अगर वो टॉपिक के बारे में ही आपको नहीं पता है तो जाहिर सी बात है आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा प्रश्नकर्ता वही हो सकता है। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप एक अच्छा प्रश्न जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है? तो पार्कर का कहना है कि प्रश्न आदत कौशल स्तर जो है हैबिट हो गया, इसकी लेवल हो गया से बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी होती है ना। ये महत्वपूर्ण नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है, बाकी आप सिलेबस में है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। आगे कहा जा रहा है वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है? अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो उन्होंने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है? उनका कहना है कि वुडवर्थ ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो है जो कुछ वे हो सकते हैं भिन्नता स्थापित करती है,
सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, ये वुडवर्थ के अधिगम के संबंध में परिभाषा है, थोड़ा सा इन्हें आप कंठस्थ करिएगा। वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुविकल्पी में यही परिभाषा आपसे दे दी जाए और ये 4 साइंटिस्ट दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आप छोड़िएगा किसी को नहीं, कंठस्थ सबको करिएगा। अगला क्वेश्चन है जो है बर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है। देखिए एक एक नाम आपको आ रहे हैं, आपको सुनने में हंसी आ रही होगी। ठीक है, तो बर्नहटे महोदय कह रहे हैं कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में से एक अस्थायी परिवर्तन लाना है जो निश्चित परिस्थितियों में जो है किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने जो है अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में जो है अभ्यास द्वारा किया जाता है। ये बर्नहटे के अधिगम के अनुसार परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर भी दिया गया है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क करिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए। और पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, और आप सभी के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चलाई जा रही हैं। ज़्यादातर प्रयास रिकॉर्डेड का ही होता है। ठीक है, बहरहाल चलिए, अगर आप इच्छुक होंगे तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। ठीक है, नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का जो है प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों एवं व कौशलों को पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। ये कार्यशाला प्रविधि के जो है विषय के रूप में है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है। तो कार्यशाला का जो मूल सूत्र है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये कार्यशाला का मूल सूत्र होता है। फिर से समझिएगा, कार्यशाला का जो मूल सूत्र है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से जो है कार्य करना चाहिए। ये आपके जो है कार्यशाला के मूल सूत्र होते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, फिर भी आप ध्यान जरूर रखिएगा, मैं भले ही कह रहा हूँ महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्लार्क महोदय के अनुसार। तो देखिए कहा है कि क्लार्क ने शिक्षण कौशल की परिभाषा दी है, यानी शिक्षण कौशल की परिभाषा क्लार्क महोदय के अनुसार पूछी जा रही है। तो इनका अगर उत्तर कहा जाए तो क्लार्क ने जो है कौशल को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाएं। ठीक है, ये जो है क्लार्क महोदय की स्किल की परिभाषा है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कॉमिसार के अनुसार जो है शिक्षण कौशल क्या है। तो कॉमिसार के अनुसार यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा गया है। शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न तथा विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे प्रारंभ, प्रदर्शन, आवेदन, अंदाज करना, जो है पुष्टि करना, तुलना, व्याख्या करना आदि जो है ये कॉमिसार के अनुसार शिक्षण कौशल की परिभाषाएं हो सकती हैं, या कॉमिसार के अनुसार शिक्षण कौशल ये हो सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए तो जो अलोन के शिक्षण कौशल संबंधी क्या विचार हैं। तो अगर अलोन के अनुसार देखा जाए तो अलोन ने शिक्षण कौशल के विषय में अपने विचार देते हुए कहा है कि विभिन्न प्रतिनिधि जो अध्यापन कौशल की पहचान और उससे जो है इन छोटे छोटे कौशलों पर जो है अध्यापक प्रशिक्षण में ध्यान व समय देने से अध्यापक केवल उन्हीं कौशलों का नहीं बल्कि साधारण जो है शिक्षण योग्यता का भी विकास करते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बट अच्छा आप कहेंगे कि भैया अगर ये महत्वपूर्ण नहीं तो आपने जो है वीडियो में ले क्यों लिया है। देखिए, आप कम से कम समझे रहें परिभाषा को, आप ध्यान तो दिए रहें कि परिभाषा किसकी हो सकती है। ठीक है, खुदन खास्ता ये परिभाषा आपसे बहुविकल्पी में आ जाएगी तो आप मार देंगे, और नहीं सुने रहेंगे तब तो आप सीधे गलत करके चले आएंगे। तो बेहतर है कि आप सुन लीजिए।
ठीक है, सुनने में कहा जा रहा है, क्वेश्चन जा रहा है 2 सेकंड 4 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ब्राउन के अनुसार शिक्षण क्या है? तो ब्राउन के अनुसार शिक्षण है कि शिक्षण बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना तथा प्रतिफल देना, पुनर्बलन देने तथा अन्य क्रिया करना, ये आपके जो शिक्षण है या कहा जाए ये शिक्षण के कार्य होते हैं, है ना। ये भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बालक पिछड़ा है तो उसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, जैसे मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, आप बताइए कि नहीं यहाँ आपको नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपने शिक्षण में परिवर्तन करूँगा। ठीक है, अब जब मैं परिवर्तन करूँगा तो कहीं ना कहीं आपका उपचार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो बहुस्तरीय शिक्षण से अभिप्राय का अगर हम मतलब समझें तो विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले जो है बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया जो है वो बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जाता है? ठीक है, अगर छात्र त्रुटि कर रहे हैं तो किस प्रकार से किया जाएगा? उनको उपचारात्मक शिक्षण से किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से है। तो सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्म जो शिक्षण है वो शिक्षण का लघु रूप है। ठीक है, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण जो है प्रक्रिया का सूक्ष्म शिक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स होगा तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको नंबर भी दे रखा, आप उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।